नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अमर यादव है, जोगलेकरवाड़ी हिंदी माध्यमिक शाला सायन। आज हम इतिहास विषय पाठ 9 का जीवन भाग 1 का अध्ययन करेंगे। आज का चल रहा है, से जो शिक्षा है थोड़ी प्रभावित की है, लेकिन स्कूल बंद, तन शिक्षा चालू, जिसके माध्यम से हम आप तक निरंतर पहुंच रहे हैं। कोई भी छात्र वंचित न रह जाए, इसलिए यह कार्यक्रम ऑनलाइन द्वारा चल रहा है। तो बच्चों, 9 बदलता जीवन भाग 1 इतिहास से। इसके पहले बच्चों हमने वर्ष 1961 से वर्ष 2000 तक काल का अध्ययन किया। इतिहास में जो 1961 से वर्ष 2000 तक की घटनाएं घटी, हम इसके पिछले पाठ में हमने इसका अध्ययन किया। पीछे हमने देखा 1960 के बाद कौन सी घटनाएं घटी, उनका निराकरण किस तरह से किया गया, और हमारे देश में, पूरे भारतवर्ष में यह बदलाव आया कि हर क्षेत्र में हम विकसित हों, विश्व पटल भारत एक अपनी अमिट छाप रखे। यह निरंतर कार्य जो है देश में होता रहा। इसके पहले पाठ में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आजादी के पहले जब यहाँ ब्रिटिश शासन था, हमने कितनी कठिनाइयां झेली, कितनी कुर्बानियां दी। जब हमें आजादी मिली और यहाँ से ब्रिटिश शासन खत्म हुआ, हमारा देश आजाद हुआ, तो बच्चों उस समय हम आर्थिक रूप से पूरी तरह कमजोर हो गए थे। अंग्रेज सब ले गए, ऐसा कहा जाता है। इतिहास के माध्यम से हमने इसका अध्ययन किया। उसके बाद जो कार्यकाल, जो समय आया आजादी के बाद, वह हमारे देश के समक्ष चुनौतीपूर्ण था। देश को विकसित करना था, देश को आगे ले जाना था, आर्थिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर आदि। हमने वह किया भी, और निरंतर
प्रयास के चलते विकास की धारा हमारे देश में बही और हमारा जो जीवन था, आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, सब बदलता चला गया, जिसकी हमारे देश को बहुत जरूरत थी। और धीरे धीरे हमने उसको बदला। सब चुनौतीपूर्ण था, लेकिन वह बदलाव आया और देश हमारा विकास की तरफ अग्रसर होता हुआ आगे बढ़ा। आज भी हम विकास की सीढ़ी पर निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। पाठ 9, बदलता जीवन भाग 1, चेंजिंग लाइफ पार्ट 1। बच्चों इस पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। इसके पहले का जो समय था, इस पाठ के माध्यम से हमने उसका अध्ययन किया। उसके बाद जो बदलाव आया हमारे जीवन में, अर्थात भारतवर्ष में रहने वाले नागरिकों में, उनके लिए जो बदलाव आए, उसका अध्ययन हम लोग इस पाठ के माध्यम से करेंगे। बच्चों, आप लोग किताब अपने पास रखें। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, यदि मैं वहां मार्क करने के लिए बोलूंगा तो आप लोग कीजिएगा। तो बच्चों, 20वीं और 21वीं सदी में परिवर्तन की जो गति थी वह बहुत तीव्र थी, बहुत तीव्र गति थी परिवर्तन की 20वीं और 21वीं सदी में। मानव जीवन वह तेजी से बदलता जा रहा था। मानव जीवन विकसित हो रहा था, सोच बदल रहे थे, विचार बदल रहे हैं। हर क्षेत्र में परिवर्तन और विकास की गति तीव्र होती चल रही है अभी तक। तो इस तरह मानव जीवन तेजी से वर्तमान समय में बदल रहा है। जो पहले की जीवन शैली थी, अगर हम प्राचीन समय से उठा के देखें, मध्ययुगीन काल से लेके आधुनिक काल अभी तक, वर्तमान समय तक, तो उसमें निरंतर बदलाव आता हुआ दिखाई दे रहा है। हम बदलता जीवन भाग 1 का अध्ययन कर रहे हैं और ऐसा बदलाव आया जिन बातों की हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। हम चांद पे पहुंच गए, मानव जीवन चांद तक पहुंच गया। तो कभी जो की कल्पना भी मनुष्य ने नहीं किया था कि वह कहां से कहां बदल गया है। यह बदलाव मानव जीवन में 20वीं 21वीं शताब्दी में हुआ
और वास्तविकता में जैसा कभी मैंने बताया कि प्राचीन एवं जो मध्यकाल का समय था, मध्य युग था, उसमें जो धर्म था वह मनुष्य की एक महत्वपूर्ण पहचान थी। धर्म के आधार पर मनुष्य की पहचान थी। और जैसा कि आप सभी जानते हो, भारत देश में विविधता में एकता है। हम अलग अलग धर्म के हैं, लेकिन हम भारतवासी हैं। मसलन हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ज्यू अर्थात यहूदी, ये धर्मों के सामने, इन सब धर्मों के सामने हमारे आधुनिकीकरण की चुनौतियां खड़ी थी कि हमारे अंदर का जो धर्म को लेकर विकसित विचार थे, वह चुनौतियां हमारे सामने खड़ी थी। और ऐसे समय में हमें पारंपरिक जो विचारधारा थी उसको बदलना था। और वह बदलाव जो था वो हमारा जो संविधान है उसके माध्यम से वह बदलाव किया गया, जिससे हमारे सामने जो धर्म को लेकर चुनौतियां थी वह बदली। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने इस दिशा में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया। और यह परिवर्तन संविधान के माध्यम से लाया गया। जो हमारे भारत देश का संविधान है उसके माध्यम से जो हमारे सामने आजादी के बाद भी समस्या थी, हम आजाद तो हो गए थे लेकिन कहीं न कहीं हम विघटित थे, बटे हुए थे। और भारतवासी होने के नाते हमारे अंदर ये भावनाएं नहीं होनी चाहिए। इसके लिए डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से यह परिवर्तन लाने का पूरा प्रयास किया और वह जो है इस विचारधारा उन्होंने बदला। पाठ के माध्यम से जो बदलाव के बारे में बताया गया है वह बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हमारे देश के सामने थी। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने उसे बदला और सारी बातें माध्यम से लागू की, जहां पर सभी वर्गों को एक समान रूप से रखा गया, जहां किसी प्रकार का भेदभाव न हो, सभी भारतवासी। यह जो सामाजिक
हमारे देश में था, उसे बदला गया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से सभी को एकत्रित, एक सूत्र था, वह है था भारत देश का नागरिक, भेदभाव किसी भी मार्ग न हो। उसके बाद जो हमारा संविधान है, उसमें धर्म, वंश, जात, लिंग, उसके बाद जन्म स्थान के आधार पर प्रतिबंध लगाया गया। बदलता जीवन भाग 1 पढ़ रहे हैं, तो पीछे जो भी समस्याएं थी उसमें से जो सामाजिक और धार्मिक स्तर की उसमें बदलाव और इन सारे जो भेदभाव हमारे थे उसमें प्रतिबंध लगाया गया और सभी नागरिकों को यह स्वतंत्रता दी गई कि सभी शांतिपूर्वक ढंग से अपने बातों को, अपने विचारों को कहने का अर्थ क्या है, भाषण, जो व्यक्ति अपनी बात प्रकट करना चाहता है और उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दिया गया। उसी के माध्यम से बिना हथियार में है, भारत के किसी भी राज्य में मुक्त रूप से हर नागरिक आ जा सकता है, सही तौर पर रह सकता है, इसका अधिकार दिया। उसमें जम्मू कश्मीर जो अपवाद है, लेकिन बाकी भारत देश के जितने भी प्रांत हैं जाकर सकते हैं और अस्थायी तौर पर देखते हैं। उसके बाद भारत कोई भी भाग हो, उस भाग में जो नागरिक की खुद की भाषा है, खुद की लिपि है, खुद की संस्कृति है, उसका संवर्धन करने का अधिकार भी। संविधान के जाति व्यवस्था जो थी वह खत्म की गई, उसके वंश परंपरागत चलना को जो है खत्म किया गया। जीवन के सभी क्षेत्रों में परिवर्तन और उसके बाद जो प्रावधान लगाए गए उसमें पर किस प्रकार हुआ, यह जो है भी बदलाव आया। जैसे ब्रिटिश शासन काल में जो रेल डिब्बे बनाए गए थे, मैं बात कर रहा हूं कि जो यंत्र हैं जैसे ट्रेन है या रेलगाड़ी है, उनमें कैसे बदलाव आया। होता है ब्रिटिश शासन काल में रेल के 4 ही डिब्बे होते थे और उन चारों को 4 खंडों में बांटा गया था। 4 खंड कौन से? फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, इंटर क्लास और थर्ड क्लास। इस 4 वर्गों में गया था। आप सभी लोग को
जानना चाहिए कि किस तरह से उसमें भी बदलाव आया गया, जिसमें तीसरे वर्ग के जो यात्री थे उनके लिए मामूली सुविधा की गई थी और लोग उनको नकारात्मक दृष्टि से देखते थे। जैसे हमारे मानव समाज की जो व्यवस्था थी पहले, संविधान में जो बदलाव आया उसके पहले वो इस तरह की थी, जिस तरह रेल का डिब्बा है, जिसमें लोग तीसरे वर्ग के यात्रियों को मामूली सुविधा नकारात्मक दृष्टि से देखते थे। उसके बाद 1900 में जब मधु दनवंते रेल मंत्री बने, उन्होंने तीसरी की जो व्यवस्था थी वह समाप्त कर दी। बाद में पुणे, मुंबई भी एक उदाहरण है ब्रिटिश शासनकाल। मर्यादाएं थी, उसके बाद भाषण और अन्य माध्यमों द्वारा सरकार के विरुद्ध विचार प्रकट कर सकते हैं। इस तरह से परिवर्तन जो है स्वतंत्रता के बाद के कालखंड में हुआ। उसके बाद परिवार और संस्था, स्वतंत्र पूर्व कालखंड में परिवार संस्था भारतीय समाज की एक प्रमुख पहचान थी। संयुक्त परिवार पद्धति का देश के रूप में भारत संसार भर में पहचाना जाता था। यहाँ निशान लगा सकते हो कि संयुक्त परिवार पद्धति यह जो भारत में थी वह संसार में पहचानी जाती थी। आगे चलकर वैश्वीकरण की लहर में विभक्त परिवार पद्धति को बढ़ावा मिला। उसके बाद आता समाज कल्याण। कल्याणकारी समाज स्थापित करना ही हमारा उद्देश्य है। यह भारत के संविधान में उल्लिखित है। ऐसा उल्लेख करने वाला भारत विश्व का पहला देश है। भारतीय नागरिकों को पूर्ण रोजगार, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा एवं विकास के अवसर उपलब्ध करवा देना समाज कल्याण कार्यक्रम के उद्देश्य है। भारतीय समाज में आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक विषमता बड़ी मात्रा में व्याप्त है। इसमें महिलाएं, बच्चे, दिव्यांग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति और अल्पसंख्यकों तक विकास के अवसर पहुंचना आवश्यक है। तो समाज कल्याण के माध्यम से जो बदलाव आया वह समाज में किस तरह से कल्याणकारी कार्य हो, यह काम उसमें किया गया, बदलता जो जीवन भारत के लोगों का था। आगे चलकर 14/1964 को समाज कल्याण मंत्रालय स्थापित किया गया, जिसके अंतर्गत बाल विकास, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक संरक्षण, स्त्री कल्याण एवं विकास के कार्यक्रम कार्यान्वित किए गए जाते हैं। इसी प्रकार की व्यवस्था राज्य स्तर पे भी की गई। तो ये था समाज कल्याण
के बारे में किस तरह से बदलाव आया। उसके बाद अनुसूचित जातियां एवं जनजाति। वर्ष 1971 की जो जनगणना हुई देश में, जिसमें 22% लोग अनुसूचित जातियों और जनजातियों के थे। यहाँ पे निशान किताब में लगा सकते हो। 1971 की जनगणना के अनुसार देश में 22% लोग अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के थे। इन सब के लिए कानून बनाया गया। इन्हें शैक्षणिक छात्रवृत्ति एवं प्रतिनिधित्व देकर संसद, राज्य विधिमंडल और सरकारी सेवाओं के कुछ स्थान आरक्षित रखे गए। उसके बाद अगला टॉपिक है सार्वजनिक स्वास्थ्य। अब इसमें पहला है प्रथम कर्तव्य के रूप में सरकार भारतीय जनता के रहन सहन को बढ़ाए, अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था करें, उनका पोषण अर्थात उनके खाने, उचित स्वादिष्ट स्वास्थ्यवर्धक भोजन और सार्वजनिक क्षेत्रों को सुधारे, ऐसा जो है हमारे संविधान में उल्लेख किया गया है। यह भारत सरकार का प्रथम कर्तव्य है, ऐसा हमारे संविधान में उल्लेखित किया गया है। और इसमें केंद्र सरकार जो है वह राज्य सरकार की सहायता ले सकती है। एक दूसरे से मिलकर इस सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम को सरकार बढ़ाए, जो समाज कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आगे चलकर जो हमारी पहले पीछे हमने क्या कहते हैं पढ़ा भी हुआ है, छठी पंचवर्षीय योजना, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के लोग, आदिवासी और गरीब लोगों को प्राथमिक रूप से स्वास्थ्य सेवाएं और उनके लिए चिकित्सा व्यवस्था कराने के बारे में वर्णन किया गया है, जिसे हमने पहले के पाठ में पढ़ा है छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। उसके बाद उसमें स्वास्थ्य के संदर्भ में एलोपैथिक, यूनानी, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और प्राकृतिक उपचार पद्धतियों को भी मान्यता देकर नागरिकों का स्वास्थ्य उत्तम रखने का प्रयत्न किया गया है। उसके बाद 1962 में तमिलनाडु के वेल्लूर स्थित क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में डॉक्टर एन गोपीनाथन के नेतृत्व में ओपन हार्ट सर्जरी की सफलता भी भारत सरकार को मिली। पहले यह हमारे लिए दुर्लभ था, लेकिन डॉक्टर एन गोपीनाथन के नेतृत्व में ओपन हार्ट सर्जरी की सफलतापूर्वक उपचार हुआ। उसके बाद जयपुर फूड की खोज में भारत के दिव्यांगों का जीवन बदला। हम लोग सार्वजनिक स्वास्थ्य टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं बदलता जीवन के माध्यम से। उसके बाद 1968 के पूर्व अगर किसी व्यक्ति की दुर्घटना हो जाती थी, पैर गंवा बैठता था, उसे बड़ी कठिनाई से गुजरना पड़ता था। इस पर उपाय के रूप में डॉक्टर प्रमोद सेठी ने कुशल कारीगर रामचंद्र शर्मा की सहायता से कृत्रिम हाथ पैर नाक तैयार किए। आगे चलकर जयपुर तकनीकी के उपयोग में तैयार किए गए कृत्रिम अंगों के कारण दिव्यांग रोगी नंगे पैर, उबड़ खाबड़ जमीन, चलना, दौड़ना, साइकिल चलाना, खेतों में काम करना, पेड़ पर चढ़ना, पर्वतारोहण करना इत्यादि इत्यादि चीजें जो हैं वह उसमें सुलभ हुई। पैर मोड़कर बैठना, पलथी मारकर बैठना,
कृत्रिम पैर के कारण संभव हुआ। यह जयपुर फूट की देन है कि दुर्घटना ग्रस्त व्यक्ति यदि अपने पैर को गवा देता था तो वहां पे ऐसे कृत्रिम पैर का उपयोग किया जाता था। आगे चलकर सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में और एक सुविधा मिली जिसे कहते हैं किडनी ट्रांसप्लांट, मूत्रपिंड प्रत्यारोपण। वर्ष 1971 के पूर्व इस तरह की जो ऑपरेशन थे, शल्य क्रियाएं थी, वो भारत में बहुत अधिक नहीं होती थी। इसमें तमिलनाडु का जो वेल्लूर क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज है उसके माध्यम से यह शल्य क्रिया वर्ष 1971 में सफल हुई। डॉक्टर जानी व डॉक्टर मोहन राव ने जीवित व्यक्ति द्वारा दान किए गए मूत्रपिंड के रोगियों के शरीर में सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण किया। इस तरह से हमारी शल्य क्रिया ऑपरेशन जो मेडिकल स्तर पर विकसित होने की क्रिया थी वो आगे बढ़ी। एक महत्वपूर्ण टॉपिक सार्वजनिक स्वास्थ्य के माध्यम से टेस्ट ट्यूब बीबी। भारत में पहले परिवार व्यवस्था में संतान का होना महत्वपूर्ण माना जाता था। यह एक हमारे समाज के लिए बहुत ही जरूरी था। यदि कोई संतानहीनता या संतान से दूर है या पति पत्नी को संतानहीनता की समस्या को दूर करने के लिए वर्ष 1978 में टेस्ट ट्यूब बेबी इस तकनीकी का सहारा उपलब्ध हो गया। इसमें डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय, कोलकाता में के डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय की देखरेख में इस टेस्ट ट्यूब बेबी का प्रयोग सफल रहा। इसमें कृत्रिम गर्भाधारण से की तकनीकी से प्रथम प्रयोग सफल रहा और इस तकनीकी के माध्यम से जो पहले टेस्ट ट्यूब बेबी बच्ची पैदा हुई उसका नाम दुर्गा रखा गया। दुर्गा नामक बच्ची का जन्म हुआ। तो इस तरह से संतान की इच्छा रखने वाले अभिभावकों की समस्या हल करने में सफलता मिली है। उसके बाद टीकाकरण। वर्ष 1978 में यह टीकाकरण जो है भारत में प्रतिवर्ष पैदा होने वाले 10 बच्चों में से 6 बच्चे जन्म के बाद पहले से ही प्राणघाती चपेट में आ जाते थे। यह जो प्राणघातक बीमारी थी उसमें पोलियो, खसरा, धनुर्वात, क्षय, गलकन, कुकुर खांसी जैसे रोगों का उन्मूलन करने के लिए टीकाकरण कार्यक्रम चलाया गया और इस तरह से वर्ष 1995 पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान चलाया गया। परिणाम स्वरूप पोलियो की रोकथाम की जा सके। यह सार्वजनिक स्वास्थ्य के माध्यम से जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसमें एक टीकाकरण का कार्यक्रम था जो 1978 में वह टीकाकरण के अभियान से इस तरह से जो मृत्यु हुई उस पर रोक लगाया गया। उसके बाद आता है शहरीकरण। शहर अथवा नगरीय क्षेत्रों में जनबस्तियों के केंद्रित होने की प्रक्रिया को शहरीकरण कहते हैं। कहने का क्या है, शहर अथवा नगरीय क्षेत्र की जो जनबस्तियां हैं उन्हें केंद्रित होने की जो प्रक्रिया है उसको शहरीकरण कहते हैं। जनसंख्या को बढ़ाना नगरीकरण का महत्वपूर्ण कारण है। हवा, पानी समूह जीवन के लिए आवश्यक आर्थिक एवं सामाजिक संस्था आदि घटकों का नागरीकरण का परिणाम होता है। स्वतंत्र उत्तर भारत में मृत्यु दर का घटना, औद्योगिकरण, ग्रामीण भाग, रोजगार की उपलब्धता, शहरों में रोजगार के अवसर एवं व्यापार, जनसंख्या वृद्धि प्रमुख कारण है। उसके बाद जो शहरों पर पड़ने वाले दबाव थे
करना और छोटे छोटे गांवों में रोजगार उपलब्ध कराना, आर्थिक विकास का संतुलन साधना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, महानगरों वाली वृद्धि को नियंत्रित करना, ग्रामीण तथा नगरीय भागों में आवश्यक सेवाएं एवं सुविधाएं उपलब्ध कराना जैसे उपाय शहरीकरण में किए गए। उसके बाद ग्रामीण भाग में स्वतंत्रता एवं सामूहिक रूप से बोई जाने वाली भूमि के पास रहने वाले किसानों की बस्ती को गांव कहते हैं। यह हो पहले शहरीकरण, उसके बाद ग्रामीण भाग। किसी की खोज में किए जाने पर गांव अस्तित्व में आए। भारत की देहात पद्धति, विरल जनबस्ती की पद्धति, आसपास में फैली हुई खेती की भूमि और बीच में बसे हुए घरों की घन बस्ती भारतीय देहातों की प्रमुख विशेषता है। ग्रामीण समुदाय बड़ा भी रहा है, तब भी नगरीय समुदाय की तुलना में काफी छोटा गुट होता है। तो इस तरह से जो ग्रामीण विभाग था, ये गांव की छोटी छोटी गुट बस्ती है। और संपूर्ण भारत में ग्राम रचना एक जैसी नहीं, प्रांतीय स्वरूप और स्थलीय विशेषता के अनुसार उसमें अंतर दिखाई देता है। उसके बाद स्वतंत्र कालखंड आता है, जिसमें ग्रामीण विकास की दृष्टि से सामूहिक विकास योजना का आरंभ हुआ। उसके माध्यम से तकनीक में बदलाव आया, जल सिंचाई विभाग बढ़ा, शिक्षा का प्रसार करना। उसके बाद जो भूमि सुधार थे, भूमि सुधार कानून को मंजूर और उसके लिए जो योजनाएं बनाई गई वह समय से धीरे धीरे शुरू हो गई। यह जो योजनाएं थी, जो योजनाएं नहीं लागू थी उन्हें लागू किया गया, जिसमें स्वास्थ्य और परिवहन और शिक्षा का प्रसार मुख्य था। उसके बाद ग्राम पंचायतों की संरचना करना, ग्राम पंचायतों के माध्यम से सम्मिलित सभी जनजातियों के विकास की शुरुआत करना, ग्राम पंचायतों की समितियों और जिला परिषदों का अधिकार बढ़ाना, बदलाव ग्रामीण भाग में किया गया। उसके बाद हमारा बदलता आर्थिक जीवन, तो यह पहले ग्रामीण जीवन आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर था और गांव के अधिकांश लोग कृषि व्यापार, जो कृषि कार्य था उस पर निर्भर थे और कारीगर जो थे, कारीगरों को उनके काम का जो मेहनताना था उसके रूप में कृषि उत्पादन बांट दिया जाता था। अब यह परिस्थिति बदल चुकी है। ग्रामीण भाग को कृषि और कृषि संबंधी पूरक धंधों से जोड़ा गया है और नागरिक समाज कृषितर उत्पादन सेवाएं व्यवसाय से जुड़ गया है। उसके बाद अगला टॉपिक आता है ग्रामीण विकास। भारत में वर्ष 1961 में 82% लोग ग्रामीण भाग में रहते थे और 1971 यह अनुपात 80.1% था। अब यहाँ पर अनाज, कच्चे माल का उत्पादन कर शहरों की जरूरतों को पूरा करना, शहर के औद्योगिक विभागों, श्रमिकों की आपूर्ति करना, प्राकृतिक संसाधनों की देखभाल करना, ये सारे ग्रामीण भाग आज तक कराया आया है। इसके कारण जो आर्थिक व्यवसाय थे उनका विकास कराना, सामाजिक जो आवश्यकताओं सुविधाओं का विकास कराना, सांस्कृतिक और सामाजिक एवं वैचारिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, ये 3 महत्वपूर्ण चुनौतियां ग्रामीण विकास के संबंध में है। इस तरह से भूमि सुधार एवं जल सिंचाई परियोजनाओं को गति प्रदान करना आवश्यक था। यह जो है धीरे धीरे इन क्षेत्रों में विकास किया गया। उसके बाद सामाजिक आवश्यकता एवं सुविधा, सामाजिक आवश्यकता एवं सुविधा जो सामाजिक स्तर पर कार्य थे, जैसे स्वच्छता और स्वास्थ्य, इन सुविधाओं की ओर से
प्रधानता क्रम से ध्यान देना आवश्यक था। इन बातों को प्रधानतक स्तर पर ध्यान देना आवश्यक था, जैसे पेयजल, फिर 12मासी सुविधा, स्वच्छता गृह, बंद नालियां, सकरी सड़कें, ग्रामीण भागों में बिजली, उनके लिए औषधों का उपचार। इन समस्याओं से ग्रामीण भाग भी घिरा हुआ है, लेकिन बहुत सारे बदलाव अब धीरे धीरे आ रहे हैं। और प्राथमिक शिक्षा और शिक्षा था उसको ऊर्जा का अभाव और मनोरंजन केंद्रों, वाचनालयों भारत में योजना के अंतर्गत प्रभावशाली काम किए हैं। 1962 में जिला परिषदों की स्थापना की गई महाराष्ट्र में, और 1970-71 में महाराष्ट्र में सकस आहार मतलब पौष्टिक योजना की शुरुआत की गई। उसके बाद नलों द्वारा जलपूर्ति पानी की गई, ग्रामीण जलपूर्ति योजना शुरू की गई। वर्ष 1971 के अंत में 1666 लघु बांध परियोजना का काम महाराष्ट्र में। तो ये जो योजनाएं थी महाराष्ट्र के अंतर्गत इस तरह से 38,346 देहातों तक पहुंच गई। उसके बाद 1966 से पंप एवं नलकूपों की योजना बनाई गई। 1969 में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना की गई। इसी में आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण सरकारी संस्थाएं अस्तित्व में आई। फिर है औद्योगिक विकास। ग्रामीण और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने हेतु ग्रामोद्योग नियोजन की समिति की व्यवस्था स्थापना की गई। वर्ष 1972 के अंत में इस योजना को 1,10,000 लोगों को रोजगार मिला। इस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिकूल परिस्थिति में रहने वाले विशेष जो बुद्धिमान विद्यार्थी थे, उनको उत्तम शिक्षा के लिए महाराष्ट्र सरकार ने सतारा, औरंगाबाद, नासिक, सिकलदरा में विद्या निकेतन के नाम से छात्रावास अर्थात जहाँ पे छात्र रहते हैं माध्यमिक विद्यालय आरंभ किए। कोठारी आयोग की सिफारिश के अनुसार महाराष्ट्र में राहुरी, अकोला, परभनी एवं दापोली में कृषि विश्वविद्यालय की शुरू किए गए। महाराष्ट्र द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कार्यों को देखते हुए यूनेस्को ने वर्ष 1972 में साक्षरता प्रसार से अध्ययन हमने किया हुआ है। अभी बच्चों यहाँ पर जो टॉपिक है बदलता जीवन भाग्य समाप्त होता है। और कुछ अगर आप लोग को पूछना हो तो पूछ सकते हो। कोई भी छात्र इस पाठ के माध्यम से इस पाठ के इस जितने भी टॉपिक पढ़े, एक बार आप लोग इस किताब को पढ़िए, इस पाठ को पढ़िए, और इस पाठ के में जो समझाया गया अगर एक बार आप लोग किताब पढ़ेंगे तो वह और अच्छी तरह से समझ में आएगा। यहाँ पर क्या कहते हैं पाठ पूरा होता है। मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ बच्चों, और बाकी हमारे जो क्या कहते हैं ऑनलाइन के मित्र हैं, सभी को धन्यवाद।